तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवर्णी लवक। वे लवक होते हैं जिनके का नंबर 1 आवर्णी लवक वे लवक होते हैं जो पौधों के भागों को रंग प्रदान नहीं करते, अर्थात ये रंगहीन लवक भी कहलाते हैं। आवर्णी मतलब आ मतलब नहीं, वर्ण मतलब रंग। ऐसे लवक जो रंग प्रदान नहीं करते उन्हें आवर्णीय लवक कहते हैं। और यह लवक पौधों के जड़ में, तने के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। इन लवकों का मुख्य कार्य भोजन पदार्थों जैसे मंड, वसा, प्रोटीन आदि का संग्रह करना होता है। यानी ये रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं। मंड, वसा, प्रोटीन का संग्रह करते हैं। दूसरे हैं वर्णी लवक। वे लवक जो पौधे के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करते हैं उन्हें वर्णी लवक कहते हैं। यह लाल, पीले आदि रंग प्रदान करते हैं। तीसरे हैं हरित लवक। जिसकी खोज सिम्फर ने की थी। सिम्फर ने खोजा। या हरा रंग प्रदान करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण कार्य करते हैं। तो आपने देखा कि लवक तीन प्रकार के होते हैं। आवर्णी लवक जो रंगहीन होते हैं, मंड, वसा, प्रोटीन का संग्रह करते हैं। वर्णी लवक या लाल, पीले, नीले आदि रंगों का संग्रह करते हैं। परंतु बैंगन का बैंगनी रंग कोशाद्रव्य में घुले एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। याद रखें, बैंगन का बैंगनी रंग कोशाद्रव्य में घुले एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। टमाटर आदि का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। हरित लवक सिम्फर ने इसे खोजा। यह हरा रंग प्रदान करते हैं और यही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं। अब हम हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की संरचना। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखेंगे। हरित लवक जो है वह पौधों के हरे भागों में पाया जाता है और यह इसका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करना होता है। हरित लवक की बाहरी भित्ति दोहरी दीवार की बनी होती है, 2 झिल्लियों की बनी होती है, जिसे हम प्लास्टिड वॉल कहते हैं। प्लास्टिड वॉल कहते हैं। इसमें
सिक्कों की तहों जैसी अनेक रचनाएं होती हैं। प्रत्येक तह में 15 से 20 सिक्के होते हैं। सिक्कों की तहों जैसी अनेक रचनाएं होती हैं, इन्हें ग्राना कहते हैं। प्रत्येक ग्राना दूसरे से लाइनरी द्वारा जुड़े होते हैं। बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं होते। इन्हें लाइनरी कहते हैं। और बीच में ये भाग जो बच गया, यह स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा कहलाता है। इसमें कुछ डीएनए भी होता है, जिसके कारण यह स्वशासित होता है। कुछ राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। इस तरह से ये हरित लवक की सामान्य संरचना है, जो किताब से आप अनेकों रूपों में बना सकते हैं। देखिए, सबसे बाहर प्लास्टिड वाल, उसके अंदर सिक्कों की तहों जैसी रचनाएं, ग्राना, एक बहुत सारे ग्राना होते हैं, लगभग 200 ग्राना होते हैं एक लवक में। और इनको एक दूसरे से जोड़ने वाली पटलिकाएं लाइनरी कहलाती हैं। बीच का ये जिसमें द्रव भरा हुआ है भाग स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा में छोटे राइबोसोम्स होते हैं तथा डीएनए भी होता है। डीएनए की उपस्थिति के कारण इसे स्वशासित कोशिकांग कहते हैं। अब एक लाइनरी को अगर निकाल लें, एक ग्राना को, तो ये ग्राना की जो है एक सतह जो होगी वह कटी हुई थालकायड कहलाएगी। ये ग्राना है और ग्राना की एक तह निकाल लिया गया, तो इसे थालकायड कहते हैं। और इस थालकायड पर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये थी बेटा संरचना, हरित लवक की संरचना। हरित लवक का कार्य, हरित लवक का कार्य जो है, मुख्य कार्य, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। और प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है, जिसके कारण इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। दूसरा, इसमें डीएनए होने के कारण इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है, अर्थात एक हरित लवक से दूसरा हरित लवक विभाजन द्वारा ये बन जाता है। इसी कारण यह स्वशासित भी है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया जो भोजन बनाती है वह हरित लवक में होती है, जिसके कारण इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो इस तरह से यह लवक क्या है? लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक, हरित लवक की संरचना, इसका चित्र बनाएं और साथ ही इसकी कार्य, यह प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, यह स्वशासित होता है, डीएनए के कारण स्वविभजन करता है और पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। 2 कार्य हैं इसके, प्रकाश संश्लेषण करता है और पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। अब हम देखेंगे दूसरा कोशिकांग। दूसरा कोशिकांग देखेंगे, वो है राइबोसोम। राइबोसोम्स, इसकी खोज जो है रॉबिन्सन ने किया था।
रॉबिन्सन ने किया था। यह सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यह यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में पाए जाते हैं और ये एक परत वाली झिल्ली से घिरी हुई छोटे कोशिकांग होते हैं जिनकी थैलियों में एंजाइम्स भरे होते हैं। यह राइबोसोम्स दो प्रकार के होते हैं। छोटे राइबोसोम्स, नंबर 1 छोटे राइबोसोम्स जिन्हें हम 70S प्रकार का कहते हैं। इसकी 2 यूनिटें होती हैं और दोनों मिलकर के जो है ये 40S और ये 20S मिलकर के ये 70S हो जाता है। छोटे राइबोसोम्स हैं। दूसरे बड़े राइबोसोम्स इसे 80S कहते हैं। इसमें जो छोटी यूनिट होती है वो 40S और जो बड़ी यूनिट होती है वह 60S, लेकिन दोनों मिलकर के 80S होते हैं। यहाँ घबराना नहीं बेटा। एक घड़े के आकार की संरचनाएं हैं। जैसे ये घड़ा ये है और फिर ये क्रॉस कर गया तो जो ये बीच वाला भाग है, ऐसा होने के कारण ये पूरा जो है, अब आप देखें ये 40 20S 30S, ये 30S और ये 40S दोनों मिलकर के जो है 50S, दोनों मिलकर 80 हुए, लेकिन सम्मिलित रूप से ये 70S होते हैं। और यहाँ 60S 40S दोनों मिलकर के ये कवरिंग आ जाती है, इसके कारण ये 80S। यस मतलब अवसाधन गुणांक होता है। इस अवसाधन गुणांक पर ये पृथक हो जाते हैं, इसीलिए इसे यस कहा गया है। राइबोसोम्स के कार्य, राइबोसोम्स ER पर लगे होते हैं और जो छोटे राइबोसोम्स होते हैं वो मुक्त रूप में हुए होते हैं। बड़े राइबोसोम्स होते हैं वो ER पर लगे होते हैं और 2 राइबोसोम्स mRNA से जुड़ जाते हैं, इसे डाइमर कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। mRNA और मैग्नीशियम आयन से जुड़ जाते हैं। ये mRNA है और इस पर जो है मैग्नीशियम आयन है, दोनों के साथ ये राइबोसोम जुड़ गए और ये बन गया पॉलीराइबोसोम्स। ये बन गया पॉलीराइबोसोम्स। इनका मुख्य कार्य जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में स्थान प्रदान करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्थान प्रदान करते हैं। यही कारण है कि राइबोसोम्स को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखें, राइबोसोम्स को प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री कहा जाता है। और साथ ही ये राइबोसोम्स आगे चल करके विभिन्न एंजाइमों आदि के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब तीसरा कोशिकांग हम देखेंगे। लाइसोसोम। लाइसोसोम इसकी खोज डी दुबे ने किया था। इसकी खोज डी दुबे ने किया था। इसकी संरचना कुछ नहीं है बेटा। इसमें जो है एक थैली होती है, यह थैलियाँ होती हैं, छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं
जिनमें एंजाइम भरे होते हैं। ये कैसे एंजाइम होते हैं? कैटालेज एंजाइम होते हैं। कैटालेज एंजाइम होते हैं, चित्र ऐसे बना करके तो कैटालेज एंजाइम यहाँ लिखिएगा। ये छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, एक हरी झिल्ली की बनी हुई, जिसमें कैटालेज एंजाइम भरे होते हैं। ये सब के सब पाचन करने वाले एंजाइम होते हैं। कार्य, यह कोशिका में कोई कोशिकांग कार्य करना बंद कर देता है तो उसका पाचन कर देते हैं और पाचन करके उसके अवयव को निकाल देते हैं। ये इस तरह से कभी कभी रोग की स्थिति में ये थैलियाँ फट जाती हैं और समस्त कोशिकांगों का पाचन कर देती हैं, जिसके कारण कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण है कि जो है लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। रोग की स्थिति में यह थैलियाँ फट जाती हैं और इनके एंजाइम सभी कोशिकांगों का पाचन कर देती हैं, इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। तो ये था लाइसोसोम क्या है, डी ने खोजा था। ये छोटी छोटी एक परत वाली झिल्ली से घिरी थैलियाँ होती हैं, इनमें कैटालेज एंजाइम भरे होते हैं। यह सभी वनस्पति कोशिकाओं में बहुत कम मिलती हैं, प्रायः नहीं मिलती हैं। जंतु कोशिकाओं में अनिवार्य रूप से पाई जाती हैं। इनमें कैटालेज एंजाइम भरे होते हैं जो वार्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स को, बेकार पड़ी कोशिकांगों को पाचन कर देती हैं, जिससे वहाँ का वो खराब कोशिकांग समाप्त हो जाता है, उसे आवश्यक भोजन पदार्थ, पोषक पदार्थ निकाल दिया जाता है। परंतु रोग की स्थिति में ये थैलियाँ फट जाती हैं और फट जाने पर समस्त कोशिकांगों का पाचन कर देती हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इसे कोशिका का सुसाइड बैग्स कहते हैं, यानी आत्मघाती थैलियाँ कहते हैं। अब नेक्स्ट कोशिकांग देखेंगे सेंट्रोसोम, कारक। कारक का है, यह जंतु कोशिका में मिलती हैं। जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास पाई जाती हैं, जिसमें प्रोटीन की बनी नलियों के 9 त्रिक समूह होते हैं, यानी प्रोटीन की बनी 9×3 नलियाँ होती हैं। यह नलियाँ लकड़ी के पहिए के भांति एडजस्ट होती हैं। ये बीच में सेंटर हब होता है और 9 इसमें जो है ऐसे नलियाँ, 9 नलियाँ, और एक एक त्रिक में 3-3, और 9 के समूह में एक में 3-3 पाई जाती हैं। आप गिन करके 9 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिक होते हैं। ऊपर से ये प्रोटीन की लेयर होती है, जिसे न्यूरिलेमा कहते हैं, जिसे लेमा कहते हैं। प्रोटीन की लेयर होती है जिसे सेंट्रोलेमा कहते हैं। सेंट्रोसोम पर पाई जाने वाली लेमा सेंट्रोलेमा है। ये प्रायः जोड़े में होते हैं, या प्रायः जोड़े में होते हैं। तो ये 9 त्रिक नलियाँ होती हैं, एक एक त्रिक प्रोटीन की बनी 3-3 नलियाँ, ऐसे 9 समूह, और बीच में ये हब, और ये सेंट्रोलेमा, और ये त्रिक नलियाँ होती हैं। कार्य,
शुक्राणुओं के मिडिल पीस का निर्माण करती हैं। शुक्राणु के मिडिल पीस का निर्माण करती हैं। नंबर 2, कोशा विभाजन में कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं, ध्रुवों का निर्धारण करती हैं। और तारा रश्मियां निकालती हैं, जिससे कोशा विभाजन होता है। तो ये थे बेटा, आप तक आपने देखा कि सबसे पहले आपने देखा प्लाज्मा लेमा, फिर आपने देखा ईआर, फिर आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गाल्जी बॉडी, फिर आपने देखा कि लवक, सेंट्रोसोम्स और लाइसोसोम्स आदि कोशिकांगों को देखा, जो प्रमुख कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग थे। इसके अतिरिक्त कुछ माइक्रोबॉडी, स्फेरोसोम्स, प्रॉक्सीसोम्स भी पाए जाते हैं, जो सभी कोशिकाओं में नहीं पाए जाते। ये मुख्य कोशिकांगों का वर्णन हुआ। अब अगले टर्न पर हम केंद्रक की संरचना और कार्य देखेंगे, फिर केंद्रक के बाद आरएनए डीएनए की भी संरचना देखेंगे। तो यहाँ तक आज का